सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं को नेहा शर्मा का और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। और मंदाकिनी जी, आपको भी मेरा नमस्कार। भैया आपको भी मेरा प्यार और नमस्कार। नेहा जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। तो सर्दी का मौसम तो आ गया है, तो हल्की ठंडक आ गई है। हाँ। तो ऐसे में आप मुझे जब से आई हैं थोड़ा चुप चुप सी लग रही हैं, शांत लग रही हैं, मौन लग रही हैं, क्या बात है? भाई मैं तो इतनी देर से बोली चली जा रही हूँ, इसलिए कुछ देर के लिए मौन धारण करना भी जरूरी है। यानी आप जब से आई हैं तब से लगातार आपको बोलना पड़ ही रहा है, है ना? लेकिन मौन रहने के फायदे तो होते ही हैं, चुप रहने के भी फायदे होते हैं। कई जगह कहते हैं कि आप अगर चुप रह जाते हैं तो बाजी जीत लेते हैं, है ना? जी। तो कई जगह जरूरी भी है कि आप चुप रहें और कई जगह जरूरी है कि आप बोलें। जैसे कि यहाँ बिल्कुल सही कहा। तो चलिए आज के जो हमारे कार्यक्रम है उनके बारे में अपने श्रोताओं को बता दें। जी बिल्कुल। आज बात होने वाली है राष्ट्रीय ग्राहक दिवस की या राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की, और बच्चे किसने बिगाड़े किसने सुधारा। सबसे बड़ी बात। और एक है मौन का महत्व, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे कि कई बार चुप रहना कितना अच्छा होता है। तो मौन के महत्व पर हम बातचीत करेंगे। और एक खास सेगमेंट होता है हमारा आज के दिन, वो क्या होता है? गीत मंजरी। तो आज हम चुक 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 गाड़ी में सफर करेंगे। जी बिल्कुल, है ना? हाँ। तो पहले हम एक गीत सुन लें। हाँ चलिए। आपको पहले भी कहीं देखा है, ख्वाब में या रूबरू पर देखा है। आओ हिल मिल जाए, मौज उड़ा ले जिंदगी में। तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां। आपको पहले भी कहीं देखा है, ख्वाब में या रूबरू पर देखा है। आओ हिल मिल जाए, मौज उड़ा ले जिंदगी में। तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां। जचता नहीं, अपनी मंजिल को मैं खुद ब खुद पा गया। आपको पहले भी कहीं देखा है, ख्वाब में या रूबरू पर देखा है। आओ हिल मिल जाए, मौज उड़ा ले जिंदगी में। तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां। आपको पहले भी कहीं देखा है, ख्वाब में या रूबरू पर देखा है। आओ हिल मिल जाए, मौज उड़ा ले जिंदगी में। तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां।
तो बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनवाया और इस गीत को सुनने के बाद तो लगता है कि मौन रहना बड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल, ऐसा लगता है कि इसके साथ गुनगुनाते रहें। हाँ बिल्कुल, और लग भी रहा था, देखिए गीत चल रहा था और हमारे बहुत सारी सखी और हमारे सखा लगातार इस गीत को गुनगुना भी रहे होंगे, क्योंकि आप और मैं भी तो गुनगुना रहे थे। हाँ है ना। अच्छा, तो चलिए बात करते हैं मौन का महत्व क्या है इस विषय पर। जी। आपकी नजर में क्या है मौन और क्या महत्व है मौन रहने का? जी, हमें तो ये लगता है कि जहाँ जरूरत ना हो वहाँ कुछ ना बोला जाए और मौन रहा जाए। ये एक मतलब जरूरत भी है, क्या कह सकते हैं कि इस तरह की आदत अगर किसी की होती है तो बहुत सी परेशानियों से वो बच सकता है। जी बिल्कुल, आपने कहा एक अगर हम सहज रूप से सोचते हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मौन एक मन की एक अवस्था है नेहा, जिसमें कि मन शांत और स्थिर हो जाता है। और ये दो तरह का मानते हैं, अगर हम थोड़ा सा इसकी गहराई में जानते हैं। एक तो ये कि हम अपने जो मुंह से बोले जाने वाले शब्द हैं उन पर नियंत्रण रख लें, और एक होता है कि आंतरिक मौन, जिसका मतलब होता है कि जो हमारे विचार है उन पर भी हम थोड़ा सा नियंत्रण रख ले। जी बिल्कुल, क्योंकि कई बार हम कुछ अजीब अजीब सी बातें सोचते रहते हैं और यूं तो हम कुछ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन में इतनी सारी बातें चल रही होती कि एक अलग सा शोर होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, मन की शांति मन में आए, वो सुकून बहुत जरूरी है। बात ये नहीं कि आप बोल नहीं रहे आज पूरे दिन, चुप है तो आप मौन हैं, लेकिन आपके भीतर अगर विचारों का झंझावात चल रहा है तो फिर वो मौन किसी काम का नहीं है। आपके विचार शांत हो जाएं, एक स्तर पर आकर आप सहज हो जाएं और दूरदृष्टि होकर सोचने लगे कि जो मैं सोच रहा हूं या जो विचारों की आपाधापी मेरे भीतर चल रही है, जो असंतोष मेरे भीतर फैला हुआ है, उसे कहीं न कहीं किसी भी स्तर पर मैं थोड़ा सा मुक्त हो जाऊं, तब उस मौन की सार्थकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत गहराई में आपने वाकई ही बात कही। और हमारे कुछ साथियों ने भी मौन से संबंधित बहुत सी बातें लिख भेजी हैं। बिल्कुल पढ़िए। हाँ, हमारे एक साथी कहते हैं कि कबीर ने कहा है, कबीरा ये गत अटपटी चटपट लखी न जाए, जब मन की खटपट मिटे अधर भया ठहराए। मतलब अधर मतलब होंठ, इन्होंने लिखा है होंठ वास्तव में तभी ठहरेंगे, तभी शांत होंगे जब मन की खटपट मिट जाएगी। हमारे होंठ भी ज्यादा इसलिए चलते हैं क्योंकि मन अशांत है, और जब तक मन अशांत है तब तक होंठ चले या न चले कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मूल बात तो मन की अशांति है, वो बनी हुई है। तो किसी को शब्दहीन देकर ये मत समझ लेना कि वो मौन हो गया और वो बहुत जोर से चिल्ला रहा है, शब्दहीन होकर चिल्ला रहा है। वो पागल ही है, बस उसके शब्द सुनाई नहीं दे रहे। वो बोल रहा है, बस आवाज नहीं आ रही है। तो शब्दहीनता को, ध्वनिहीनता को मौन मत समझ लेना। वही बात जो अभी हमने कही कि अगर हम ऊपर से चुप दिखते हैं तो हम मौन नहीं है। मन के भीतर जो विचारों की चुप्पी है वो कहीं न कहीं आपको मौन साधक बनाती है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि अपने जीवन में कहावत तो सुनी होगी आपने कि एक चुप 100 को हराए, यानी एक चुप 100 को सुख दे जाए। और इसलिए हम कई बार ऐसा करते हैं कि जब हम ऐसा सोचते हैं कि शब्दों के बिना भी रहा जा सकता है, ठीक है। और ये लिखते हैं कि मौन भी एक भाषा है जिसमें शब्दों के बिना भी अभिव्यक्ति होती है, इसलिए विद्वानों के अनुसार आचरण की भाषा मौन है। मौन वाणी का तप है जो मन और चित्त वृत्तियों का नियंत्रक भी है। इसमें मनुष्य वाणी के दोषों से मुक्त होकर शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करता है। मौन के महत्व को इंगित करते हुए गांधी जी ने कहा कि यदि बोलना एक कला है तो मौन उससे भी बड़ी कला है, और इस दौर में मौन जीवन के लिए सर्वोत्तम औषधि है। जी, तो मौन से संबंधित बहुत सी बातें हमारे साथी कह रहे हैं, और हम ये जानते हैं कि मौन कब कब रखना जरूरी है, मतलब किस समय में हम अगर मौन रखें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे कि आमतौर पे तो एक मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सारी भावनाएं बोलकर प्रकट कर सकता है, और उसके लिए उसको सोचना भी बहुत पड़ता है, और दिन रात कितनी सारी बातें हम सोचते हैं और उसमें उलझे रहते हैं। लेकिन अगर मौन के महत्व को हम समझें और उसकी उपयोगिता को हम जानें तो हमारी आदतें भी सुधरेंगी और हमारे जीवन में भी संतोष आएगा। बिल्कुल, और ये भी हमने जैसा कि कहा कि मौन होने का मतलब ये भी नहीं है नेहा कि हम कुछ भी ना कहें या एक दिन का लंबा मौन व्रत कर लें, है ना। लेकिन मौन का जो अर्थ हम यहाँ कर रहे हैं वो ये है कि खास मौकों पर इसे धारण करें और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें, और पहले ही जान लेते हैं कि किन मौकों पर हमें मौन, जैसा कि अभी हमने बात की कौन कौन से ऐसे मौके हैं जहाँ हमें चुप्पी, मौन, शांति धारण कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे किसी प्राकृतिक स्थान के निकट अगर हम गए हैं और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले रहे हैं, तो उस समय अगर हम मौन रहते हैं तो प्राकृतिक परिवेश का हम ज्यादा आनंद ले पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखने के लिए होती हैं और इतनी खूबसूरत होती हैं,
एक छोटी सी पत्ती भी इतनी खूबसूरत होती है कि उसे देखने में भी अगर हम अपना वक्त लगाएं तो बहुत ज्यादा कुछ हम देख सकते हैं। बिल्कुल। तो और उसका अनुभव लेना चाहिए, प्रकृति का अनुभव ले सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं। जी, उसकी एक बूंद भी अगर हम आत्मसात कर लेते हैं अपने भीतर तो कहीं ना कहीं उस परम शांति को हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी खोज आज हर इंसान कर रहा है। शांति की तलाश में हम भटकते तो रहते हैं, लेकिन खुद ही हम अपने लिए अशांति का रास्ता तलाश करते चले जाते हैं ना, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो इतनी बड़ी हो गई हैं कि हम कहीं एक स्थान पर जाकर शांत हो ही नहीं पाते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि हमें कहाँ कहाँ चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, तो कोई व्यक्ति जब हम तक अपनी भावनाएं पहुंचा रहा हो, चाहे वो दुख की हो, परेशानी की हो, चिंता की हो, निराशा की हो, प्रेम की हो, खुशी, दुख, सुख, कुछ भी बात हमसे बांट रहा हो, तो हमें उस समय पूरी तरह मौन रहकर उसकी बात सुननी चाहिए और कम से कम प्रतिक्रिया देकर उसकी बातों को सुनना चाहिए। और इससे अपनी भावनाएं जो बांटने वाला व्यक्ति होता है वो आपके पास अपनी भावनाएं कहकर खुश होता है, वो शांत हो जाता है। तो ऐसे समय में आपको सुनना चाहिए ताकि वो भावनात्मक रूप से शांत महसूस कर सके। इसी तरह से जब हम कहीं देवालय में जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या कहीं भी हम जाते हैं, तो वहां भी हमें मौन रहना चाहिए और स्वयं को समर्पित कर सकते हैं हम। हल्का महसूस हमें होता है क्योंकि हम पूरी तरह से ईश्वर के सामने हैं, ऐसा हमें लगता है। यूं तो हम हमेशा ही ईश्वर के सामने हैं, लेकिन उस वक्त हमें ज्यादा ऐसा महसूस होता है। तो अगर मौन हम रहते हैं तो वहां हमें वो अनुभव ज्यादा होता है और हम उसका एक अलग सा आनंद ले सकते हैं। हमारे एक श्रोता लिख भी रहे हैं नेहा कि मौन में छुपा है मन का सब्र, मौन है सत्य का पहला जिक्र, जहां शोर थमता मन शांत होता, मौन में ही जीवन का सार होता, मौन से ही दिल की बातें खुलती, मौन में दुनिया नई बनती, जो सुन सके मौन की धड़कन वही समझे जीवन का दर्शन। कितनी अच्छी बात इन्होंने लिखी है। और हमारे एक साथी कहते हैं कि मौन का तात्पर्य है जब हमारा मन शांत होता है, उसके विचरण की प्रवृत्ति स्वतः ही संयमित हो गई है तथा हमारी बुद्धि तर्क वितर्क से ऊपर उठ चुकी है। इस स्थिति में न किसी के प्रति आसक्ति है, न क्रोध है, हृदय में कुछ बोलने की इच्छा ही नहीं होती। इस स्थिति को वास्तव में मौन अवस्था कहा जा सकता है। बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि मौनम सर्वार्थम साध्यते, यानी मौन से सब कुछ साध्य हो सकता है और मौन बच्चों की बिगड़ी हुई बात को सही रास्ते पर भी ला सकता है। तो दूसरे को विचार करने पर मजबूर करता है मौन, यानी एक व्यक्ति अगर मौन हो जाता है तो दूसरा व्यक्ति स्वतः ही समझ जाएगा कि मौन रहना कितना जरूरी है। अगर आप भी बराबर जबान लड़ाते रहेंगे तो फिर वो कभी भी शांति स्थापित वहां नहीं हो सकती। और इसलिए एक श्रोता लिख रहे हैं कि संत सज्जन कहते हैं कि मौन रखने से आत्मचिंतन और मन की शांति मिल जाती है, लेकिन जहां अन्याय, अनीति, अराजकता चल रही हो वहां मौन का ताला तोड़ देना चाहिए। और ये बातें जब आप पढ़ रहे हैं तो लिखते हैं कि आप मौन ना स्वीकारें, सोचे कि सखी सहेलियों का क्या भाई हम मौन धारण करने वाले नहीं है। 3 से लेकर 4 बजे तक हम लगातार बोलते जाएंगे, लेकिन हाँ अभी इस वक्त हम एक छोटा सा अंतराल जरूर लेंगे। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं सखी सहेली। और अब हमारे सखी और सहेली जो है या हमारे सखा है वो सुनना चाहते हैं एक प्यारा सा गीत। बिल्कुल। चुपके चुपके रुकते रुकते मैंने देखा, तूने देखा, जादू कोई चल ही गया। चुपके चुपके रुकते रुकते मैंने देखा, तूने देखा, जादू कोई चल ही गया। हा 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 हा।
मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 दिसंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। तो नेहा, नया वर्ष आने वाला है और इसके लिए मुझे लगता है आप जब थोड़ी देर पहले बता रही थी कि आपको बाजार जाना है और बहुत सारी खरीदारी करके लानी है, या आप कुछ खरीदारी कर भी चुकी हैं, तो बताइए हमारी सखियों और सखाओं को कि क्या क्या खरीदारी आपने की और कहाँ कहाँ आप मूर्ख बनी। जी मंदाकिनी जी, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि वाकई मूर्ख बन गई। क्योंकि अक्सर ये ऑफर होते हैं कि बाय 2 गेट 1 फ्री या 2 खरीदने पर 1 फ्री। तो इस तरह का एक पैकेट रखा था सामान का, हल्दी का, जिसमें एक पैकेट के साथ दूसरा बंधा हुआ था। जी। तो हमने दोनों पैकेट ले लिया। जरूरत तो एक ही पैकेट की थी, पर क्योंकि एक के साथ फ्री मिल रहा था, ये सोचकर हमने दूसरा पैकेट भी ले लिया और जल्दी जल्दी में बिल बनवाकर और घर आ गए। घर आकर जब हमने देखा तो पता चला कि उन्होंने तो दोनों पैकेट के पैसे लगा दिए। और बाद में जब हम पूछने गए तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें तो लिखा ही नहीं है कि बाय 1 गेट 1 फ्री। लेकिन अब आप ये सोचिए कि दोनों पैकेट्स को उन्होंने साथ में बांध तो दिया, तो इससे ऐसा लगा कि इसके साथ ये फ्री है, फ्री दिया जा रहा है। और इस तरह से हम महिलाएं खास तौर से बहुत सारा सामान घर पे ले आती हैं जिसकी जरूरत हमें होती भी नहीं है। कई बार कपड़ों की सेल लगी होती है और हमें पता चलता है कि वहाँ साड़ियों की सेल लगी है या कुर्तीज मिल रही हैं या गर्म कपड़े मिल रहे हैं, हम फटाफट भागती हैं और एक के साथ एक फ्री अगर कुछ मिल रहा है तो ले आती हैं। लेकिन हमें ये बिल्कुल ध्यान नहीं होता या हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते इस बात पर कि हम कितना ठग के वहां से लौटी हैं या कितना फिजूल खर्ची के साथ लौट रही हैं, है ना। तो इसीलिए आज का जो खास दिन है वो मनाया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं का जो सुरक्षा है उसकी रक्षा की जा सके। और आज इसीलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम मना भी रहे हैं। बिल्कुल। और क्योंकि उपभोक्ता की पसंद पर बाजार का भविष्य निर्धारित होता है, और लेकिन उन्हें लुभाने की बड़ी कोशिश होती है उपभोक्ताओं को। वो बाजार है ना। हाँ। और तरह तरह की चीजें दिखाई जाती, जैसे हमें ही दिखा दिया गया, अब तो हमें ऐसा लगा कि एक में एक फ्री है। बट इस तरह का होता नहीं है। लेकिन बहुत सी चीजों को अच्छा बनाकर बताया जाता है, कहा जाता है कि भाई जैसे अलग अलग विज्ञापन आते हैं, उससे आपको लगता है कि ये क्रीम या ये चीज इस्तेमाल करने से आप बुद्धिमान हो जाएंगे या इससे आप बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। तो वो सारी चीजें करते हैं। कई बार नापतोल गलत किया जाता है। बिल्कुल। इन सारी चीजों से उपभोक्ताओं को छला जाता है, तो इनसे वो उनके बचाव हो सके, इसके लिए आज का ये दिन मनाया जाता है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है नेहा कि हम सभी जानते हैं कि हम ठगे जाते हैं कहीं न कहीं, किसी न किसी मौके पर। जैसे ही हम बाजार निकलते हैं और हम उपभोक्ता बन जाते हैं तब, लेकिन फिर भी हर बार हम कुछ न कुछ लॉस लेकर ही लौटते हैं, क्योंकि जो बाजार में सामान खरीदने का जो लोभ है ना, वो हम संवरण नहीं कर पाते हैं। और खासतौर से महिलाएं लेने तो एक सामान जाती है, लेकिन साथ में 4-5 सामान ले ही आती हैं और आपका जो घर है वो फिजूल खर्ची का एक घर बन जाता है, जहां पर दुनिया भर का सामान पड़ा है, इस कोने में उस कोने में। और कई बार ये भी पति पत्नी की बहस का एक प्रमुख कारण हो जाता है, क्योंकि पति कमा कर लाते हैं और अगर पत्नियां नहीं कमाती, घर बैठे वो फिजूल खर्ची करती हैं, तो जाहिर है गुस्सा आएगा ही। और कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें हम उठा लाते हैं, क्योंकि हम घर से जाने के समय एक सूची नहीं बनाए होते हैं, तो हमें लगता है कि ये है या नहीं, होगा तो कोई बात नहीं, ले लेते हैं। नहीं हुआ तो ये सोच के भी बहुत सारी चीजें बदली जाती हैं। और कई बार सुंदर सुंदर दिखता है, पैकेट्स बहुत सुंदर तरीके से सजाए जाते हैं,
तो हम ले लेते। कई बार कहा जाता है इसे खाने से ये हो जाएगा, तो हमें लगता है कि हो सकता है, सब कह रहे हैं। और नेहा एक बात और है, हम महिलाओं में खास तौर से हम नकलची भी होती हैं। कहीं ना कहीं हमारी पड़ोसन कुछ ले आई है तो उससे हमारी प्रतिद्वंदिता हो जाती है कि उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं, है ना। या हम जिस तरह से ऑफिस आती हैं, वहां हम देखती हैं कि उनके पास ऐसे कपड़े हैं, ऐसी दूसरी चीजें हैं, तो हम उस होड़ में भी लेकर आती हैं और कितना नुकसान करती हैं। ये हम जब लगाने बैठती हैं गणित, तब समझ आता है कि हम कहीं ना कहीं ठग कर आई हैं। तो आज का ये दिन जो है उपभोक्ता के तौर पर हमें अधिकारों को जानने के लिए दिया गया है कि हम अपने अधिकारों को जानें। अगर आप ठगे गए हैं, आपको ठग लिया गया है और आप बिल्कुल भी ठगा जाना नहीं चाहती थी, तो फिर अपने अधिकारों के प्रति आपको सजग होना होगा। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है कि अगर स्पष्ट रूप में सारी चीजें लिखी हैं तब तो आप उसका कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जिस तरह से हमारे साथ हुआ कि 2 पैकेट्स बांध दिए गए लेकिन नहीं है, तो इस पर भी आप सवाल उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भले सवाल 10 रुपए का हो, लेकिन आप फिर भी ठगे जाने के खिलाफ बहुत सारे आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे नई तरीके, नई नई योजनाएं भी हमारी सरकार की ओर से शुरू की गई। और आमतौर पर अगर ये हम बताएं तो आज ही के दिन 3 नए ऐप्स भी लॉन्च किए गए हैं। जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृत ऐप और जागृति डैशबोर्ड। तो इससे भी आप इन पर जाकर भी पता कर सकते हैं कि क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं एक उपभोक्ता के तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल, आपको उसका अध्ययन करना होगा। और साल 1986 में नेहा 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक भी पारित हुआ था। और यही वजह है कि साल 2000 से इस तारीख को ही उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाने लगा। और वही बात जो कि इस दिन को मनाने का उद्देश्य वही है कि हम अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। और इस वर्ष आज के दिन को खास बनाते हुए जैसा कि आपने कहा कि नए ऐप्स जो है लॉन्च किए जा रहे हैं, तो खाली वो लॉन्च किए जा रहे ही न हो, हमें उन को देखना है, पढ़ना है, जानना है और अपने अधिकारों के प्रति सजग भी होना है। बिल्कुल। और इन ऐप्स के माध्यम से उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न से बचने की पहल की जाए। तो डार्क पैटर्न क्या होते हैं? आमतौर पर ऑनलाइन सेवाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो जिनमें जैसे किसी भी चीज को ऐसे दिखाया जाता है कि बहुत बड़े बड़े उनमें ऑफर हैं, या कई बार आपको विज्ञापनों की मेल आपको लगातार आती है, उनसे आप छुटकारा भी पा सकते हैं। लेकिन वो जो अनसब्सक्राइब का बटन होता है बहुत ही छोटा सा लिखा होता है पूरे मेल के आखिर में, तो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं ऐसे। लेकिन आप लगातार देखते देखते मन कर जाता है कभी कुछ लेने का, और आप लेने पर मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल। और इसके कुछ उदाहरण भी हैं कि किसी भी विज्ञापन वाले मेल को बंद करने के लिए, जैसा कि आपने कहा कि छोटा सा लिखा होता है अनसब्सक्राइब, जिसको हम देख ही नहीं पाते हैं। और इसी तरह से आप उस पर नजर रखें जब आप ऑनलाइन सारी चीजें खरीद रही हैं, तो सभी उन बातों पर आपका ध्यान जाना चाहिए कि हम कहाँ किस तरह से अपने आप को इन लुभावने बाजारों से बचा सकती है। जी। उसी तरह डार्क पैटर्न में ये भी आता है कि जैसे हवाई टिकट होते हैं ना, तो उसमें आपको फिर सीट अलग से बुक करनी पड़ती है। तो वो सीट बुक करने के लिए बहुत सारी सीट ऐसी होती हैं जो फ्री में आपको अवेलेबल हो सकती हैं, लेकिन उन्हें अनुपलब्ध दिखाया जाता है ऑनलाइन। तो आपको फिर पैसे देकर आप दूसरी सीट खरीद लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन वहां वो सीटें खाली होती हैं। खाली होती है। तो ये वहां तो ट्रेन में भी होता है, अगर आप जाते हैं तो आपको मिल जाती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस तरह से हमें जानकारी होना बेहद जरूरी है। और आज के दिन के बारे में वही कि अपने आप को इसी बाजार की ठगी से बचाना है और सोच समझकर किसी भी सामान को खरीदना है, तभी हम उपभोक्ताओं की रक्षा हो सकती है। बिल्कुल। हर कोई देखे माल में कुछ तो बात है, पैसे दो और माल उठाओ, सौदा हाथों हाथ है। ले लो जी ले लो, 5-5 आने आएंगे फिर ना ऐसे जमाने। हाँ, ले लो जी ले लो, 5-5 आने आएंगे फिर ना ऐसे जमाने। ये बाबू मुरादें दिल की बराए, कोई गंजा गधे सर में तो उसके बाल आ जाए। मेरा सुरमा अगर ऐसे तुझे अंधा लगाएगा, तो अंधे को अंधेरे में बहुत कुछ सूझ जाएगा।
माँ क्या है जादू मंत्र, आपके मुंह में घी शक्कर, जो भी चाहो ले लो साईं, पैसे की सब बात है। पैसा दो और माल उठाओ, सौदा हाथों हाथ है। ले लो जी ले लो, 5-5 आने आएंगे फिर ना ऐसे जमाने। हाँ हाँ ले लो जी ले लो, 5-5 आने आएंगे फिर ना ऐसे जमाने। हमको लंदन का पाउडर मांगता है। मेम साहब इधर तो इंडिया का माल मिलता है। हाँ खालिस हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी? हमारे देश के हर माल पे दुनिया है दीवानी, विदेशी माल पर मारे शर्म के फिर गया पानी। लगाते हैं नजर हम पर ये चीनी और जापानी, चली आती है लेने माल इंग्लिस्तान की नानी, इंग्लिस्तान की नानी। लंदन से टक्कर, आपके मुंह में घी शक्कर, लंदन वाले लाख चले पर ऊपर वाला साथ है। पैसे दो और माल उठाओ, सौदा हाथों हाथ है। ले लो जी ले लो, 5-5 आने आएंगे फिर ना ऐसे जमाने। हाँ ले लो जी ले लो, 5-5 आने आएंगे फिर ना ऐसे जमाने। वाह ले ला जी ले ला, 5-5 आने आएंगे। वक्त है एक अंतराल का। बिल्कुल, उसके बाद लौटते हैं। जी। तो इस अंतराल के बाद हमारे सखियों और सखाओं का हम स्वागत करते हैं नेहा। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि अर्ज किया है, हमारा दिल जरा उकता गया था घर में रह रहकर, हमारा दिल जरा उकता गया था घर में रह रहकर, यूं ही बाजार आए हैं खरीदारी नहीं करनी है। तो इस तरह से विंडो शॉपिंग की जा सकती है। और हमारी एक और श्रोता कह रही हैं कि फ्री चीज तो फ्री ही रहती है, कम समय की रहती है, ज्यादातर डेट एक्सपायरी ही रहती है, या तो बहुत ही करीब होता है एक्सपायरी डेट उसके, तो ये भी चेक करना जरूरी है। और हमारी एक और श्रोता कह रहे हैं कि मैं भी एक व्यापारी हूँ, बट मैंने कभी मेरे ग्राहकों के साथ चीटिंग नहीं की, क्योंकि ऐसा करने से हम खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो ईमानदारी बहुत जरूरी है, और वाकई आपके जो ग्राहक होंगे वो आपके पास लगातार आते बिल्कुल आएंगे। और अगर आप ईमानदार दुकानदार हैं तो निश्चित आपकी एक अलग ही छवि बनेगी सभी दुकानदारों के बीच में। और आज का दिन जैसा कि हम बात कर रहे थे, आज उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के 6 मौलिक अधिकार भी हमें दिए गए हैं नेहा। सुरक्षा का अधिकार है, चुनने का अधिकार है, सूचित किए जाने का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, निवारण मांगने का अधिकार, और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, जिनका चुनाव हम समय रहते कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत सारी जानकारी हमारे साथी भी हमें देते रहते हैं इन सारी चीजों के बारे में, है ना। तो वो उन्होंने भी बहुत सारी बातें उपभोक्ता अधिकारों पर लिखी है, और कमोबेश वो सारी चीजें वही हैं जो हमने भी कही हैं। तो मिलजुल कर ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये बातें तो हो गई, लेकिन सुधार भी आ जाता है। हाँ बिल्कुल। पर बच्चों की आदतों में सुधार कब आए? नहीं देखिए, बच्चों को केवल हम दोष नहीं दे सकते, बड़े भी तो अपनी आदतों में सुधार लाएं। हाँ। तो हम कहते हैं कि भी बच्चों को बहुत बिगाड़ रखा है ना। घर में अक्सर जो बच्चे हैं वो कलह का कारण बन जाते हैं, उनकी शैतानियां, उनकी लापरवाहियां, है ना, घर में झगड़ा कर देती हैं। लेकिन बच्चे अबोध होते हैं, बच्चों को समझाने से पहले खुद को समझाना होगा कि हमने इन्हें क्या शिक्षा दी, हमने इन्हें कैसे रखा, कैसे पाला, कैसे पोसा, और हमने इन्हें अनुशासन के नाम पर क्या सिखाया है, तहजीब
के नाम पर क्या सिखाया है। ये सभी चीजें एक माता पिता को सोचनी चाहिए, तब जाकर हम ये प्रश्न कर सकते हैं कि बच्चे किसने बिगाड़े और किसने सुधारे। जी, तो ये लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि घर में जिनके पास सबसे ज्यादा बच्चे रहते हैं उनके ऊपर ये इल्जाम लगता है, कहते हैं कि आपने ही बिगाड़ा है, आपके लाड प्यार से बिगड़ गया। और जब अच्छे काम करते हैं तो तब सब आते हैं, कहते हैं कि हमने ये सिखाया था इसको उस दिन, ये हमारा बच्चा है। जी बिल्कुल, ये होता है। जब बच्चा बहुत अच्छे नंबर ले आता है तो माता पिता बड़े गर्व से कहते हैं हमारा बच्चा है ना। हाँ। वही बच्चा जब कम नंबर लाता है तो फिर एक दूसरे पर दोषारोपण होता है कि आपने पढ़ाया नहीं, आपने पढ़ाया नहीं, आपने पढ़ाया नहीं, है ना। तो इस दोषारोपण से बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि बच्चों की परवरिश मिलजुल कर करनी चाहिए। और कहा भी जाता है कि बच्चे की परवरिश जितनी आसान है उतनी ही मुश्किल भी है, क्योंकि बच्चे हर पल हमसे सीखते हैं और ऐसे में वो हमारे किन गुणों को किस मात्रा में अपना लेंगे और उसी मात्रा में हमारे अवगुणों को भी वो सीखते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि आप जैसा खाते हैं, आप जैसा रहते हैं, आप जैसा बोलते हैं, वो बच्चे बराबर नोट करते हैं और वही उनके द्वारा हमें दिखाई भी देता है। बिल्कुल, जब एकदम छोटे बच्चे रहते हैं तो आपको पता चलता है थोड़ी देर के बाद, वो 4 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद वो उसी तरह से करने लगते हैं। कहते हैं जैसे आजकल छोटे बच्चों को अगर आप देखेंगे तो खिलौने वाला वो कोई सामान ले लेंगे और कहेंगे कि हम लैपटॉप चला रहे हैं और फिर वो फोन में हाथ में फोन पकड़ लेते हैं। पहले हमारे जमाने में आनंद भी उठाते थे। हाँ, हमारे जमाने में हम ये सब नहीं करते थे क्योंकि फोन हुआ नहीं करते थे, तो हमने कभी नकली फोन से भी बात नहीं की। लेकिन आज बच्चे पैदा होने के साथ ही समझ गए हैं कि हमारे सामने फोटो सेशन हो रहा है, हमारी फोटो खींची जा रही है। वो मुस्कुराना सीख गए हैं, देखना सीख गए हैं मोबाइल की तरफ और अपनी जो है स्नैप खिंचवा भी लेते हैं बच्चे। बिल्कुल, और उन्हें ये क्योंकि वो लगातार ये चीजें देख रहे हैं तो वो ये सीखते जाते हैं। और बहुत छोटी छोटी उम्र में बहुत से लोग हमें बताते हैं कि वो इतना छोटा है लेकिन वो फटाफट वीडियोस चेंज कर लेता है। ये सारी चीजें हम इसको कितने गर्व के साथ बताते हैं कि हमारा बच्चा अभी पैदा ही हुआ है, लेकिन उसकी उंगलियां सटासट चलती हैं मोबाइल पर। और दूसरी तरफ हम ही माता पिता ये शिकायत करते हैं कि भाई हमारा बच्चा जो है एडिक्शन का शिकार हो गया है मोबाइल के, और वो मोबाइल के बगैर रहता नहीं है। खाना खाता है तो उससे मोबाइल चाहिए, सोना है तो मोबाइल चाहिए, है ना जी। तो वहीं दूसरी तरफ हम उसको डांटते भी हैं या डपटते भी हैं जी। और अक्सर हम ये देखते हैं कि जब घर में बच्चे के होते हुए अक्सर जब वो कुछ गड़बड़ करता है, जैसे कि हमने कहा कि किसी और का नाम लग जाता है और क्रेडिट लेने के लिए बहुत से लोग होते हैं, और माता पिता की जगह परिवार का भी योगदान होता है उसकी परवरिश में बच्चे की। उसके दादा दादी हो सकते हैं, मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ मौसी बुआ, जिनसे भी वो मिलता है, जिनसे भी वो बातें करता है, उनके पड़ोसी भी हो सकते हैं। और हम जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा किस तरह का हो, कैसा आचरण वो करे, तो वैसा ही हमें करना होगा। ऐसा नहीं कि हम तो फोन सारे दिन देखें और हम कहें कि तुम फोन ना देखो। तो वो तो देखेगा ही देखेगा। हाँ, ये अक्सर होता है कि घर में कोई न कोई मोबाइल दिख रहा होता है, लेकिन बच्चों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो बच्चे फोन को न छुएं और अपनी पढ़ाई करें या इन चीजों से दूर रहें। और ये भी देखा है, जैसा कि हमने कहा कि जैसे ही बच्चा कोई शैतानी करता है या कोई लड़ाई झगड़ा कर लेता है, कहीं से चोट लगा कर आ जाता है, किसी का सर फोड़ देता है, किसी का नुकसान कर देता है, तो पति पत्नी आपस में कहते हैं तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने इसको बिगाड़ दिया है ना, हमें छूट दी हुई है। तुमने इसे छूट दी है, ये सब है ना, कल से इसकी छूट बंद। तो हम इस तरह से एक दूसरे पर क्रोध निकालते हैं, लेकिन इससे कभी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बच्चा आपका कुछ सीखता नहीं है, बल्कि वो दहशत में आ जाता है। बच्चे को प्यार से सिखाइए, उसे समझाइए और क्रेडिट लेने के लिए मत आगे आइए जी कि मैं उसे बहुत अच्छा बना दूंगा या बना दूंगी, है ना। आप जैसे संस्कार उसमें डालेंगे, स्वतः वो अपनाता चला जाएगा और एक दिन सुयोग्य नागरिक बनकर आपके सामने खड़ा होगा और आपको अपने उसी बच्चे पर गर्व भी होगा। और इसलिए अब ये देख सकते हैं कि उनकी हर जिद को ना माने जब छोटा है तब से, कि अब ये रो रहा है तो उसे दे दें, तो उसे ये पता चलेगा कि रोने से चीजें मिलेंगी। तो वो किस चीज को कैसा सीख रहा है आप नहीं जानते, तो इसलिए आप उनको कभी कभी मना भी करें। आपके पास सारी चीजें होंगी, या शायद कई बार ऐसा होता है कि हमें बचपन में कुछ चीजें नहीं मिली थी तो हम सोचते हैं कि जो बच्चा है इससे हम सारी चीजें लेंगे, लेकिन वो सारी चीजें जरूरत नहीं होती है। तो आप अगर उन्हें कभी कभी मना करेंगे, या कभी वो अगर खेल रहे हैं तो कई बार माता पिता खेलते हुए बच्चों के बीच में हस्तक्षेप करते हैं, कहते हैं कि
ये दाम नहीं देगा, या उसको आप अलग से खड़े करके दाम देना कहते हैं हम तो तो ये नहीं करेगा, आप कर दो इसके बदले। आप सब चुप रहे हो, ये नहीं खोजेगा, आप लोग कर लो। छोटा में माता पिता को हस्तक्षेप नहीं करना, ये सब ना करें, क्योंकि बच्चे आपस में खेल रहे हैं तो खेलने दें। तो लड़ेंगे भी आपस में, फिर एक दूसरे को मना भी लेंगे। हम भी बचपन में लड़ा करते थे और कई बार बॉल लग जाती थी पीठ पर, सर पर लगती थी, पैरों पे लग जाती थी, फिर भी दौड़ा करते थे, गिर भी जाया करते थे, घुटने भी फूट जाया करते थे, लेकिन हमारे माता पिता कभी हस्तक्षेप नहीं करते थे। और इसी वजह से जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर वो मजबूत बनते हैं, है ना। उनकी जो परवरिश है वो मजबूती के साथ होती है। आज बच्चे क्यों नाजुक है? क्योंकि हम उन्हें मिट्टी में नहीं खेलने देते, हम उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते, हम उन्हें सड़कों पर गलियों पर नहीं खेलने देते, छत में दौड़ने नहीं देते हैं। हर चीज में हमारे जो है इंस्ट्रक्शंस हैं कि बैठे रहो चुपचाप कमरे में, पलंग पर, टेबल पर, है ना। तो बच्चा वैसा ही बन गया है, नाजुक बन गया है, और बात बात पर उसे जुकाम लग जाता है या वो बीमार भी हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह कि बच्चों को सुधारना नहीं है, बच्चों को समझाना है। बच्चे तो सुधरे नहीं हैं, वो अबोध बच्चे हैं, कच्ची मिट्टी है, जैसा आप उन्हें गढ़ेंगे वो वैसा ही घड़ा बनेंगे, है ना। गढ़ना तो आपको है, तो जब उन्हें प्यार से गढ़ेंगे तो वो एक प्यार की मूर्ति बनकर सामने खड़े होंगे। और अगर आप नफरत और क्रोध से पालेंगे तो फिर वो बच्चा वैसा ही आपको मिलेगा। वो सुधरे हुए आए, हम उन्हें बिगाड़ रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। वो सुधरे हुए ही हैं और हम बिगाड़ते भी नहीं है, लेकिन हमारा लाड़ प्यार हो जाता है कई बार। माता पिता का अत्यधिक लाड़ प्यार कहना चाहिए, भावुकताएं होती हैं जो बच्चे को थोड़ा सा बिगाड़ देती हैं, और माँ बाप कई बार इसमें भी गर्व महसूस करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। मेरी एक नोन थी, मेरी फ्रेंड, उनका बच्चा जो है नाश्ते में हर दिन पिज्जा खाता था, और वो बड़ी शान से कहती थी ये पिज्जा के बगैर कुछ खाता ही नहीं। तो अब आप सोचिए कि आपने तो उसको बिगाड़ दिया और आपने उसको हौसला उसका बढ़ा दिया कि वो रोज पिज्जा ही खाता है, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स आने वाले हैं वो कैसे आएंगे? फिर आप किसको दोष देंगे? और उसको आजीवन ये चीज परेशान कर सकती है ना। पर बच्चों की परवरिश पे हमारे साथियों ने भी बहुत सी बातें कही हैं। एक गीत के बाद ये बात बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जो ली
फरिश्ता मोहम्मद रफी। ऐसे नगमे जो दिल की गहराइयों में गूंजते हैं। वो जब याद आए, बहुत याद आए। मोहम्मद रफी की जन्मशती पर हमारा विशेष कार्यक्रम। हाँ, तुम मुझे यूं भुला न पाओ। उजाले उनकी यादों के, रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। तो नेहा, हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बच्चे किसने बिगाड़े किसने सुधारे, ये सोचने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे बिगड़ क्यों रहे हैं। इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। एक दूसरे पर दोष डालने से ज्यादा अच्छा है कि आप अपने बच्चों की समस्या को समझें और ये बताएं कि आपको कैसे उन्हें ठीक करना है। आप बच्चे के साथ ऐसा कुछ क्यों हो रहा है, पूरे परिवार को मिलकर बच्चों को समझाना चाहिए, बच्चों को समय देना चाहिए, बच्चों के साथ बात करनी चाहिए और इससे कुछ ये समस्या बहुत हद तक दूर भी हो सकती है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि घर में छोटे बच्चे होते हैं, दिन भर मारपीट और शरारत करते हैं। कहने पर बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बात नहीं मानते, बड़े गुस्से में कुछ कहते हैं। घर वाले कहते हैं बच्चे हैं, गुस्से में मत बोलो। खुद बच्चों को गुस्से में बोलता है, बच्चा खुद गुस्से में बोलता है दादा दादी बच्चों को खिलाएं, लाड प्यार करें, तो माँ बाप कहते हैं दादा दादी ने बच्चों को बिगाड़ दिया। और माता पिता खुद बच्चे पर ध्यान नहीं देते। घर के बड़े हैं तो देख लेंगे, ये घर की कहानी है। बच्चा अगर बिगड़ जाए तो आपने बिगाड़ा है, बच्चा अगर सही हो जाए तो माँ ने सुधारा है। आजकल घर घर की कहानी, इसमें मोबाइल का भी बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल सही कहा। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बच्चों को किसने बिगाड़ा किसने सुधारा, इस विषय पर बात चली है तो बहुत से लोग यही कहेंगे कि ये माँ के ऊपर निर्भर करता है कि वो बचपन में बच्चों से कितना घुल मिलकर रहती है, उनका व्यवहार कैसा है। लेकिन इस सुझाव को हम नहीं मानते। पिता की भी मुख्य भूमिका होती है। छोटी उम्र में बच्चों की जिद माँ तो पूरा कर देती है, लेकिन वे बड़े होते जाते हैं तो पिता ही उनका सब कुछ करते हैं। वे अक्सर पिता से अपनी समस्या शेयर करते हैं और इस समय संक्रमण काल होता है तो उन पर कंट्रोल भी जरूरी है। यदि उनकी हर डिमांड पूरी होती रहेगी तो वो बिगड़ जाएंगे, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे और जिसका भुक्तभोगी मैं स्वयं हूँ। हमने बच्चों को वो सारी सुविधाएं दे डाली जो मीडियम आय वाला व्यक्ति नहीं दे सकता, जिसके फलस्वरूप वो फेल होता रहा और मजबूरन हमें उसकी शादी करनी पड़ी। आज वो मेडिकल जॉब में है, लेकिन जैसा हमने सोचा वो नहीं बन पाया। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिस बच्चे को लाड प्यार ने बिगाड़ा है वो बच्चे लाठी से सुधरते नहीं। बच्चों को लाड प्यार के अलावा उनके जिद के प्रति माता पिता का नर्म व्यवहार से बच्चे बिगड़ जाते हैं। जिद से छुटकारा पाने के लिए उनके माता पिता के हाथ में मोबाइल दे देते हैं ताकि बच्चे गृह कार्य में खलल ना पहुंचाए, लेकिन ये बात दोनों के लिए नुकसानदायी हो सकती है। तो बहुत अच्छे विचार हमारे सखा और सखियों ने भेजे हैं। और अब चलते हैं गाड़ी के सफर में नेहा, क्योंकि बच्चों को भी गाड़ी बहुत पसंद होती है और अक्सर वो रेलगाड़ी हो या कोई भी गाड़ी हो उस पर जाना पसंद करते हैं। तो गीत मंजरी आज का हमारा सेगमेंट है गाड़ी। जी, और गाड़ी की अगर हम बात करें तो बहुत सी बातें याद आती हैं, चाहे 2 पहियों वाली हो या 4 पहियों वाली। गाड़ी तो हमेशा खास लगती है। धूल उड़ाती जब जोर से गाड़ी निकलती है तो मानो सारी दुनिया पीछे छूट जाती है। ठंडी हवा के झोंकों से बातें करते हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। मंजिल, गाड़ी में सवार होने के बाद कहाँ कोई मंजिल नजर आती है नेहा। ऐसा लगता है कि ये गाड़ी का सफर कभी खत्म ही न हो, बस यूं ही उड़ते फिरते हम अपनी जिंदगी के सफर को इस गाड़ी के साथ ही पूरा कर लें, पर कहीं जोर से चलती ये गाड़ी हमें जल्दी पहुंचा न दे, ऐसा भी हम सोचते हैं। करती छम छम करती गाड़ी हमारी जाए, पर भागे सबसे आगे कोई
कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। दिखाए हिचकोले गाड़ी ले चल होले होले, गाड़ी ले चल होले होले, गाड़ी ले चल होले होले। ओ पिलिया मोरी गिर गिर जाए नथनी हाले डोले, मोरी नथनी हाले डोले। तो देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले, देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले। ओ नैनो वाले घूंघट से ना झांक रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे। गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। मोरी लाल चुनरिया उड़ गई रे, मोरी कजरे की डिबिया गिर गई, हवा में उड़ गई मोरी चुनरिया, मिल गई तो से अखियाँ, बलमा मिल गई तो से अखियाँ, बलमा मिल गई तो से अखियाँ। तो रपटन मोर थर थर कांपे, धड़कन लागी छतियाँ, रामा धड़कन लागी छतियाँ। तो अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां, तो अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां। ओ सोने सब लोग वहाँ कटे लाख रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, सोने सब लोग वहाँ कटे लाख रे। गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। खटखट करती झमझम करती गाड़ी हमारी जाए, पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत। डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह 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 की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी। गाड़ी की ओर बात कर रहे हैं तो एक और दुनिया में चलने वाली गाड़ी, तो दूसरी ओर जीवन की गाड़ी। जीवन की गाड़ी समय के पहिए पर चलती है और इस गाड़ी की रफ्तार हम तय नहीं करते बल्कि ये खुद ही हमारा सफर तय करती है। और जीवन की गाड़ी में कभी कभी नेहा पहिए जो हैं डगमगाने लगते हैं। ऐसे में बस भरोसा एक ही हाथ में होता है, वो सबकी नैया ही पार नहीं लगाता। जीवन की बिगड़ी गाड़ी के समय रूपी पहियों की मरम्मत करने में भी बड़ा माहिर होता है वो। अजय सुना सरदारा की हाल है। इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है, इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है। हाथ लाओ उस्ताद क्यों कहती कही है, हाथ लाओ उस्ताद क्यों
गाड़ी चल रही है। वाह वाह, अरे वाह, अरे वाह 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 वाह। एक दिन की है बात, राह में हम जाते थे, गाड़ी बिगड़ी है लोग ये चिल्लाते थे। एक दिन की है बात, राह में हम जाते थे, गाड़ी बिगड़ी है लोग ये चिल्लाते थे। जाकर देखा यार, रोता था दिलीप कुमार, अरे कमबख्त गाड़ी को भी यहीं पंक्चर हो रहा था। हम पहुंचे तो सारी आफत टल गई। बाबा इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है। बाबा वाह, अरे वाह, अरे वाह वाह वाह। पोपो मोटर कार जिस घड़ी तन 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 के, बोले अपने हाथ राह में हॉर्न बन के। पोपो मोटर कार जिस घड़ी तन 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 के, बोले अपने हाथ राह में हॉर्न बन के। प्यारे हट जाना, नीचे न कट जाना, प्यारे हट जाना, प्यारे हट जाना, नीचे न कट जाना। कितनों की गिरती पगड़ी संभल गई। बाबा इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है। बाबा हाथ लाओ स्वाद क्यों कैसी कही है। बाबा इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है। बाबा अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह वाह वाह। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। मंदाकिनी जी, यूं तो सभी अलग अलग तरह की गाड़ियों में सवार होने के मौके तलाशते रहते हैं, पर एक ऐसी गाड़ी भी है जो हम सभी के पास है, और वो गाड़ी है हमारे पैरों की गाड़ी। हाँ, ये एक ऐसी गाड़ी है जो हमें हमारी मर्जी के अनुसार कहीं भी कभी भी ले जाती है। और इतना ही नहीं नेहा, पैरों वाली इस गाड़ी को न पेट्रोल लगता है न डीजल। कभी ये सरपट भी भागती है तो कभी उम्र के साथ इसकी गति धीमी भी हो जाती है। पर कहते हैं कि पैरों की इस गाड़ी का जितना उपयोग किया जाए, मन का इंजन उतना ही तेज भागता है। जाने दे गाड़ी तेरी, जाने दे, जाने दे, जाने दे गाड़ी तेरी, जाने दे, जाने दे, अपना भी है दोनों पाँव रे। जाने दे गाड़ी तेरी, जाने दे, जाने दे, अपना भी है दोनों पाँव रे। इतना मगर नहीं भूलना, भूलना, इतना मगर नहीं भूलना, भूलना, एक है तेरा मेरा गाँव रे। जाने दे गाड़ी तेरी, जाने दे, जाने दे, अपना भी है दोनों पाँव रे। हाँ तो नेहा, अब तो समय की जो गाड़ी है वो हमें इजाजत नहीं दे रही कि हम इस कार्यक्रम को और बढ़ाएं जी। तो इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और नेहा शर्मा को दें इजाजत। नमस्कार।
कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।